Okay, second paper of Gateway to MDMS, and now the MCQ's number is 215. Pectoralis major muscle is responsible for which of the following actions stated? Abduction and lateral rotation, abduction and medial rotation, flexion of the humerus, extension of the humerus. तो पैक मेजर मसल जो होता है ये मीडियल साइड पे एक बड़ा मसल फ्रंट पे लगा हुआ होता है चेस्ट पे। तो इसने क्या करवाना होता है, ह्यूमरस को मीडियल रोटेशन करवानी होती है, एडक्शन करवानी होती है और फ्लेक्शन करवानी होती है इसमें। सो द आंसर इज फ्लेक्शन ऑफ ह्यूमरस। तो इसके ऑप्शंस और कौन कौन से दिए हुए थे, यही थे। और टॉपिक इन फोकस में भी उसने ये बता दिया है। विल्म्स ट्यूमर इज अ सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पैंक्रियाटिक कैंसर, सीए, गॉल ब्लैडर, नेफ्रोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा। तो विल्म्स ट्यूमर जो होता है ये किडनी का ट्यूमर होता है, तो ये नेफ्रोब्लास्टोमा होता है। ना पैंक्रियाज का, ना ही गॉल ब्लैडर का और ना ही रेटिना का। ये होता है नेफ्रो, किडनी का नेफ्रोब्लास्टोमा का सिनोनिम है। देन इसके बाद है 60-year-old lady presented in the emergency department of a tertiary hospital with prosidentia uterine prolapse. What should be the next step in management? 60 year age of prosidentia के साथ प्रेजेंट करी है। reassurance, vaginal pessary, vaginal hysterectomy, total abdominal hysterectomy। तो गायनिकोलॉजिकल बिनाइन कंडीशन यूटाइन प्रोलैप्स, तो इसका ट्रीटमेंट होगा वेजाइनल पैसरी। क्योंकि 60 year एज है तो हिस्टेक्टमी और टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है उसके तो हम इसको वेजाइनल पैसरी दे के जो है ना उसको मैनेज कर देंगे। एंड देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इन मल्टीपेरस फीमेल्स इज? मल्टीपेरस फीमेल्स में पीपीएच की कॉमन कॉज क्या होती है? ट्रॉमा टू जेनिटल ट्रैक, रिटेन्ड प्लेसेंटा, यूट्राइन एटोनी, प्री एग्जिस्टिंग और एक्वायर्ड कोगुलोपैथी। तो क्योंकि मल्टीपेरस फीमेल है उसमें यूट्राइन एटोनिक हो चुका होता है, तो यही जो है ना वो मोस्ट कॉमन कॉज होती है पीपीएच की। नेक्स्ट है CA-125 इज मेनली द मार्कर ऑफ पैंक्रियाटिक ओवेरियन। तो 125 किसका होता है? ओवेरियन कार्सिनोमा का। ओके, नेक्स्ट है जी टॉपिक इन फोकस, यही है। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपैटिक, सीलियक, राइट गैस्ट्रिक। तो जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है वो नीचे की तरफ ब्रांच देती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। Pes serenus is formed by the congenital tendons of the following except sartorius, semitendinosus, biceps femoris, gracilis। तो एक्सेप्ट बाइसेप्स फीमोरस पेस सेरेनस बनेगा सार्टोरियस से, सेमीटेंडिनोसिस से और ग्रेसिलस से। सार्टोरियस, सेमीटेंडिनोसिस और ग्रेसिलस ये तीन मेजर मसल्स होंगे जो क्या करेंगे? पेस सेरेनस को बनाएंगे। बाइसेप्स फीमोरस इसके अंदर नहीं आता। इसके बाद है 40 year मेल है, ऑपरेटेड फॉर पैरोटिड एडिनोमा, प्रेजेंट्स विद कंप्लेंट्स ऑफ रेडनेस एंड स्वेटिंग व्हाइल ईटिंग फूड। ही नोटिस द symptoms even while thinking of food. The condition is referred as Cushing syndrome, Fraze Van Hippel-Lindau syndrome, Creutzfeldt syndrome। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेज सिंड्रोम होगा। अगर पैरोटिड एडिनोमा की इसकी सर्जरी हुई है तो इवन फॉर थिंकिंग ऑफ द फूड उसको ये स्वेटिंग वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको फ्रेज सिंड्रोम है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन इज अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी एब्डोमेन, एक्सरे एब्डोमेन, इरेक्ट एमआरआई। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होती है फॉर स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन इज एक्सरे एब्डोमेन। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन हम स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं एक्सरे एब्डोमेन करते हैं, जिसमें एयर अंडर डायफ्राम नजर आती है। इसके बाद है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन इन पेप्टिक अल्सर डिजीज इज? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में मोस्ट कॉमन अल्सरेशन होती है। फर्स्ट सेकंड ग्रेटर क्रेचर लेसर क्रेचर। तो फर्स्ट इसका आंसर है कॉमनली द ड्यूडेनल बल्ब एंड एंटीरियर सरफेस। ड्यूडेनल बल्ब और एंटीरियर सरफेस के ऊपर ये होती है परफोरेशन। पोस्टीरियर सरफेस इज रेयर बट रिजल्ट्स इन लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। पोस्टीरियर साइड में गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से पोस्टीरियर परफोरेशन होती है, ये रेयर है।
इंटीरियर सरफेस से ज़्यादा होती है और ड्यूडेनल बल्ब से। नॉरएपिनेफ्रीन कन्वर्ट होती है एपिनेफ्रीन में बाय विच केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे टीकार्बोक्सिलेशन, मिथाइलेशन या ऑक्सीडेशन। तो नॉरएपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट होगी मिथाइलेशन से। 30 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि इज़ गोइंग थ्रू इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो spinal anesthesia is given and she suddenly develops hypotension, but complication of spinal anesthesia is most probably involved in this scenario. पेशेंट को इलेक्टिव सिजेरियन होना था और उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और वो सडनली उसको हाइपोटेंशन हो गई है। तो अब हमने बतानी है स्पाइनल एनेस्थीसिया की कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक। तो ये होगा उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक। A young man brought to the emergency department after RTA. He was unconscious with a GCS of 9/15, BP 80/50 है, pulse 110 है, respiratory rate 12 है। सिटी पे बाइकॉन्वेक्स हाइपर डेंस एरिया है स्कल और पेरिटोनियम के दरमियान में। ही सफरिंग फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग? इंट्रा पेरेन्काइमल हेमाटोमा, सब ड्यूरल, एपीड्यूरल, सबरेक्नोइड। तो ये कौन सा होगा जो बाइकॉन्वेक्स शेप होता है? स्कल और पेरिटोनियम कोई भी जो पेराइटल लेयर है उसके दरमियान में, पेराइटल बोन के दरमियान में हो रहा है। तो वो कौन सा होता है? सबसे ऊपर होता है, ये एपीड्यूरल होता है। एपी से नीचे सब ड्यूरल होता है। तो स्कल के दरमियान में और पेरिटोनियम के पेराइटल बोन के दरमियान में आ रहा है, तो ये एपीड्यूरल हेमाटोमा होगा। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हेमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड दैट फॉर्म्स बिटवीन द inner surface of the skull calvera and the outer layer of the dura which is called the endosteal layer, usually associated होता है head trauma से और usually answered with subdural hematoma in exams. और classic stamp is a young male athlete or playing sports with trauma that falls and lose कॉन्शियसनेस लूज करता है एंड देन गेट्स अप विद नो इश्यूज। ले ये हो गया ल्यूसिड इंटरवल फॉलोड बाय कोलैप्स, लूजिंग कॉन्शियसनेस एंड रैपिडली वर्सनिंग वीकनेस। तो पहले तो वो गिरा है, उसको नहीं पता चला, और देन उसके बाद फिर उसको कोलैप्स हुआ है और कॉन्शियस लूज हुई है और रैपिडली वीकनेस उसको हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें एपिड्यूरल हीमाटोमा के अंदर होती हैं। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होता है उसके अंदर पेशेंट को ल्यूसिड इंटरवल होगा। अच्छा, इसकी अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल का। एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल सिटी स्कैन पे बाइकॉन्वेक्स लेंटिकुलर लेंस शेप होता है, जबकि सब ड्यूरल डिफ्यूज क्रिसेंट शेप होता है। लोकेशन है एक्स्ट्रा ड्यूरल की टेम्पोरल और टेम्पोरोपराइटल, जबकि सब ड्यूरल एंटायर ब्रेन सरफेस के ऊपर हो रहा है। सोर्स ऑफ ब्लड एक्स्ट्रा ड्यूरल में मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, फोरम एंड स्पाइनोजम से जो आ रही होती है, और जबकि सब ड्यूरल में ब्रीचिंग वेन्स की टेयरिंग से होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल की फ्रीक्वेंसी 0.5% ऑफ ऑल हेड इंजरीज, 0.5% है ऑफ ऑल हेड इंजरीज जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हो रही है। मोस्टली सब ड्यूरल होते हैं 30% ऑफ सीवियर हेड इंजरीज। सिम्टम्स हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूरल में ल्यूसिड इंटरवल होता था अल्टरनेटिंग विद कॉन्शियसनेस, और जबकि सब ड्यूरल में इंक्रीजिंग हेडेक और कन्फ्यूजन की स्टेट होगी। पेशेंट की स्पेसिफिक्स यूजली हेड इंजरी एसोसिएटेड, पेशेंट में अदरवाइज हैव नो प्रायर इश्यूज, उसको कोई इशू नहीं था, हेड इंजरी भी होती है। जबकि सब ड्यूरल में ओल्ड पेशेंट विद अंडरलाइंग ब्रेन डैमेज, atrophy who get head injury usually falls can be chronic with small bleeds and resorption pattern। ये मोस्टली एक्स्ट्रा ड्यूरल इंजरी से होगा। वहाँ पे ओल्ड पेशेंट है, उसको पहले से ही थोड़ा बहुत था, इसका एट्रोफी थी। आउटकम है डिपेंड्स ऑन द स्टेटस प्रायर टू सर्जरी, सर्जरी से पहले पेशेंट का क्या स्टेटस है, और जबकि सब ड्यूरल का प्रोग्नोसिस वर्स है देन एक्स्ट्रा ड्यूरल इन एक्यूट केसेस। सुपरफिशियल पामर आर्च हमने पीछे भी पढ़ा था, ये लोकेटेड कहाँ पे है वो बताया था। सुपरफिशियल पामर आर्च बनती कैसे है? तो सुपरफिशियल पामर आर्च इज लोकेटेड डीप टू पाल्मर एपोन्यूरोसिस, जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस होती है उसके डीप है। डीप टू फ्लेक्सर टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिटोरन सुपरफिशियल डीप टू लम्ब्राइकल्स, डीप टू डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द एलर नर्व, मीडियन एलर नर्व।
तो जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो लोकेटेड होती है डीप टू पाल्मर एपोन्यूरोसिस। डीप टू पाल्मर एपोन्यूरोसिस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च लोकेटेड होती है। इसके बाद है एडीएच के बारे में कि एडीएच कैसे इंक्रीज करता है वाटर रिजॉर्प्शन को, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडीएच इंक्रीज वाटर रिजॉर्प्शन, फर्स्ट है इसका ऑप्शन इंसर्टिंग साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट एक्वापोरिन चैनल्स इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स में एक्वापोरिन चैनल्स को वहाँ पे नस्ब करके, तो वहाँ पे कैल्शियम डिपेंडेंट एक्वापोरिन चैनल्स, तो उसकी वजह से एडीएच को इंक्रीज करवाता है। वाटर की रिजॉर्प्शन को या पैसिव डिफ्यूजन करता है थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस डिपेंडेंट डिफ्यूजन से नन ऑफ द अबव, इसका आंसर होता है इंसर्टिंग साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट एक्वापोरिन चैनल्स इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। एक्शन ऑफ द एडीएच वेसोप्रेसिन, डिटेल हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है एडीएच फ्रॉम द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच आता है एंटीडायूरेटिक हार्मोन और एक्शन वेसोप्रेसिव। स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, ये स्टोर हो जाते रहते हैं। इंसर्ट्स करता है कैल्शियम डिपेंडेंट insert cyclic AMP dependent aquaporin channels in the apical membrane of the collecting tubules. Water is reabsorbed in the distal and the collecting tubules. जब वाटर reabsorb हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से तो यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, तो ये इसका एक्शन था एडीएच का। A man received stab wound in the region of the apex of the femoral triangle, की एपिक्स में स्टैब वुंड हुआ है, तो मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर कैट एट द एपिक्स ऑफ द femoral triangle, तो ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है इसमें। तो वो क्या था, फेमरल आर्टरी होती है, जो एपिक्स होता है ना वहाँ पे फेमरल आर्टरी आ गया जाती है, वेन स्पाइरल करके पीछे चली जाती है, तो अगर एपिक्स पे अगर किसी को बोन इंजरी हुई है तो वो फेमरल आर्टरी डैमेज करेगा। देन इसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आईवी अनेस्थेटिक्स एक्सेप्ट थायोपेंटल आईवी है, प्रोपोफोल आईवी है, नटसक्साइड आईवी नहीं होता, मिडाजोलम भी आईवी है। Nitazoxide is not IV anesthesia. Which among the following is a tumor of mesenchymal origin? ये भी प्रीवियस हमने पढ़ा था, तो वो mesenchyme से origin किसका होता है, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू mesenchyme से origin लेते हैं। 50-year-old लेडी है, प्रेजेंट्स करती है विद एक्यूट ऑनसेट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में उसको सडन पेन हुआ, मर्फी साइन पॉजिटिव है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पेन इन दिस लेडी, गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, सोमाटोस्टेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये होगा कोलिसिस्टिकाइनिन। अगर मर्फी साइन पॉजिटिव है और पेन हो रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर और मर्फी साइन भी पॉजिटिव है, तो हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा,